नमस्कार साथियों। भव्यम क्लासेस जीटीपी नगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय राज्य व्यवस्था का अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समय के अनुसार पूछा जाता है। साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की इस क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। किसी भी चीज के बारे में ब्रीफ रूप से जानने से पहले सबसे पहले हमें उसकी जो एक धरातलीय जानकारी है उसके बारे में जानकारी होना सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि प्रस्तावना अपने आप में है क्या। प्रस्तावना, जिसको हम इंग्लिश में प्रीएम्बल के रूप में जानते हैं, जिसको हम उद्देश्य का भी कहते हैं। अगर शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बताऊं तो प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज का संक्षिप्त में आपके सामने परिचय रखना। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान सभा के जितने भी महानुभाव हैं, जिन्होंने भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, किस प्रकार की शासन प्रणाली है वो शासन प्रणाली भारत के अंदर अपनाई जानी चाहिए, कौन से कानून है, कौन से अधिकार है, कौन से अनुच्छेद है, उन सभी के बारे में एक जो शॉर्ट एंड स्वीट में जो सार होता है वो सारी चीज उन्होंने प्रस्तावना में बताने की कोशिश की है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना है वो संविधान की भूमिका अथवा संविधान की सार होती है। यानी कि पूरा जितना भी संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो अनेक अनुच्छेदों में विभाजित है, विभक्त अनु बहुत सारी अनुसूचियां है, उसमें कितने भाग है, उसमें उन सभी जितने भी चीजें हैं उनको एक छोटे से संक्षिप्त रूप में हम इन 10 लाइनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ है, विधिवेत्ता है N.A. पालकीवाला, उन्होंने भारतीय संविधान को परिचय पत्र कहा है। यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड। हम किसी भी चीज का एक आइडेंटिटी कार्ड देखते तो उससे ये जान लेते हैं कि ये इस चीज का है, वो हिस्सा है या पार्ट है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना के बारे में अगर हम बात करें तो हम मोटा मोटा आप सभी लोगों ने ये जाना होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासनाओं की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि ये जितनी भी बातें इन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट में बताई है कि भारत किस तरीके का होना चाहिए, तो कि भारत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होता, भारत में निवास करने वाले लोगों को हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इस तरीके की व्यवस्था अपनाई है हमने। कौन कौन से न्याय प्रदान कर रहे हैं, तो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किस प्रकार की समानता उन्हें देंगे, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके साथ साथ राष्ट्र के हर एक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को अखंड और एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए जितनी भी व्यवस्था की है वो सब शॉर्ट एंड स्वीट में भारतीय प्रस्तावना में उन लोगों ने बताने की कोशिश की है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को समझें, आने वाली विभिन्न कक्षाओं में हम ये जानेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है, कौन से व्यवस्था के तहत किस प्रकार के अनुच्छेद अपनाए गए हैं, किस आर्टिकल तहत लोगों को कौन सी सुविधाएं मिली हुई है, लोगों को कौन से अधिकार मिले हुए हैं। पर आज हम शॉर्ट एंड स्वीट में इस प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को एक शॉर्ट एंड स्वीट में समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि प्रस्तावना क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है। यानी कि संविधान सभा के जितना भी आदर्श लोग थे उन्होंने संविधान को बनाया,
टोटली भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बनने में जितना भी समय लगा, उन सब का निचोड़ यही है कि उन लोगों ने भारत की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को बनाया। दूसरी चीज है कि भारत की प्रकृति कैसी होनी, यानी कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं होंगी। तो संप्रभु होगी, समाजवादी होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश होगा। ये जितने भी शब्द हैं इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरी जो बात है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, वो है कि संविधान का उद्देश्य क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी संविधान को। सबसे पहले अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना सबसे पहले लाई गई थी। उसके बाद समय समय विभिन्न जितनी भी क्रांति हुई है उनसे भी कुछ सबक लिए हैं, कहीं पर कोई बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है उनसे भी कुछ बातें निकाली गई है, बड़े बड़े थिंकर्स ने भी अपनी राय दी थी। तो संविधान का उद्देश्य क्यों था कि भारत में न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार देना और समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना। और चौथी बात जो प्रस्तावना से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछने लायक होती है वो ये है कि प्रस्तावना में जो 26 नवंबर की डेट है, इस दिन को संविधान जो बन के तैयार हो गया था, संविधान सभा ने एक उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू लाए गए थे वो ये था। आगे अगर हम प्रस्तावना से संबंधित बात करें तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता का मतलब क्या है। ये संप्रभुता वर्ड है, ये संविधान सभा के जितने भी लोग थे उन्होंने इस शब्द को क्यों तवज्जो दी, इस शब्द को क्यों इंपॉर्टेंस दिया। तो संप्रभुता का मतलब है कि भारत देश है वो किसी भी बाहरी सत्ता का गुलाम नहीं है, यानी कि जितने भी आंतरिक मामले होते हैं या विदेशी मामले होते हैं बाहरी, उन सभी का निर्णय जो भारतीय राजनीतिक है वो अपने अनुसार करेंगे, यानी कि किसी भी बाहरी सत्ता का अभाव, जितने भी आंतरिक और बाहरी निर्णय हैं वो अपने स्तर पे लेना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है वो आता है साथियों समाजवादी, यानी कि ये जो शब्द है ये अपने आप में सबसे पहले तो इस शब्द से रिलेटेड भारतीय संविधान में जो मुख्य बात है, जो समाजवादी शब्द है वो प्रस्तावना के अंदर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 1976 से पहले समाजवादी जो शब्द है या जो समाजवादी वाक्य है उसका कोई औचित्य नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं। जो संविधान सभा के जितने भी आदर्श लोग थे उन्होंने, जैसे हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य, तो उन सभी चीजों में समाजवादी शब्द पहले से मौजूद था, पर प्रस्तावना के अंदर जो समाजवादी शब्द है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी कि समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है। विश्व में मोटे तौर पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि या तो किसी भी अर्थव्यवस्था का निजीकरण कर दिया जाता है या फिर ज्यादातर सार्वजनिक तरीके से जितने भी संसाधन है उस पर सभी लोगों का समान रूप से हक। तो भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए कि अगर निजीकरण की जरूरत पड़े तो वहां पर संसाधनों का निजीकरण भी किया जाएगा, और अगर कहीं पर संसाधनों पर सार्वजनिक, यानी कि जनता की जिस चीज में जितनी ज्यादा भलाई होगी उन चीजों को अपनाना। समानता जो स्थापित करने की उन लोगों की मंशा थी वो समाजवादी शब्द के जरिए पूरी की जा सकती है, यानी कि निजीकरण और सार्वजनिक व्यवस्था जितनी भी है वो साथ साथ, और उसको हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी की टर्म में अगर देखा जाए तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम जानते हैं। तीसरा जो सबसे मुख्य है कि संप्रभु क्या होता है वो हमने जान लिया, समाजवाद क्या होता है वो हमने जान लिया, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जिसको हम इंग्लिश में सेक्युलरिज्म के तौर पे जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारतीय संविधान सभा ने उन लोगों की ये कोशिश थी कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पर जो अल्पसंख्यक है वो भी सुरक्षित महसूस करे, जो बहुसंख्यक है वो लोग उनके अधिकारों का हनन ना करे, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था अपनाना कि राष्ट्र व राज्य की नजर में सभी धर्म समान है, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देना, ऐसी व्यवस्था अपनाना जिससे सभी धर्मों को बराबर फायदा हो। पर जो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था साथियों, यानी कि जो समाजवाद था वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान में तो ऑलरेडी पहले से वर्णित था, क्योंकि अगर हम संविधान को विस्तृत तौर पे देखा जाए तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है। उसके तहत संविधान सभा ने ऑलरेडी संविधान के अंदर तो पंथ निरपेक्ष जो उनकी मूल भावना थी उसको शामिल कर लिया। पर प्रस्तावना की अगर बात करें तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और उसके साथ अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। आगे अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक, यानी कि भारत के अंदर डेमोक्रेटिक व्यवस्था अपनाई गई है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वो ही जनता पे शासन करते हैं। समय के अनुसार चुनाव होता है, तो चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत होता है। उसके साथ साथ समय के अनुसार चुनाव होता है। कानून की सर्वोच्चता, यानी कि अगर कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये हम आगे की क्लास के बारे में विस्तार से जानेंगे। पर उनके साथ साथ वो न्यायपालिका होती है, वो उन सब पे लगाम भी लगाए रखती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि समाज में भी इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी मजबूत वर्ग है वो निम्न या पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन ना करे। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि समय समय पर समाज के सभी लोगों को राजनीति के अवसर पैदा करना या उनको अवसर देना। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि इस प्रकार की आर्थिक योजनाएं या इस प्रकार की नीतियां बनाना जिसमें संसाधनों का इस तरीके से उन्मूलन हो कि सभी लोगों का टाइम टाइम फायदा होता रहना चाहिए। लोकतंत्र, उससे आगे अगर हम बात करें गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो संवैधानिक शासन व्यवस्था के अंदर हम गणतांत्रिक भी देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी देखते हैं। लोकतांत्रिक में हमने जानता कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। गणतांत्रिक यानी कि भारत के अंदर गणतंत्र इसलिए अपनाया गया है कि किसी भी वर्ग विशेष की अनुपस्थिति, जैसे विभिन्न जितने भी अलग देश है उसमें हम देखते हैं कि राजशाही है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या फिर पारिवारिक रूप से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलते आ रहे हैं। पर भारत के अंदर अगर हम राष्ट्रपति शासन देखा जाए तो गणतांत्रिक व्यवस्था है। गणतांत्रिक व्यवस्था इसलिए है कि एक उचित प्रणाली के तहत भारत का कोई भी नागरिक अगर वो योग्यताधारी है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है और वो पीछे से उठ के आगे भी आ सकता है। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था यानी कि जनता के बीच से कोई भी जनता का है वो नेता बन सकता है। उसके आगे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में न्याय का भी जिक्र किया गया है कि किस प्रकार की न्यायिक प्रणाली है वो भारत के लोगों को अपनाई जानी चाहिए, या फिर किस तरीके की संविधान सभा के लोगों ने ये कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इस प्रकार का न्याय देंगे कि जनता को सामाजिक न्याय मिले, यानी कि समाज के अंदर सभी लोग समान रूप से हो। आर्थिक न्याय हो, यानी कि संपदा आय संपत्ति की असमानता जितनी है इस तरीके की व्यवस्था लाई जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर प्रदान दे। कईयों को आरक्षण के तहत देते हैं, कईयों को बराबर की अपॉर्चुनिटी के तहत देते हैं। तो इस तरीके से हम आर्थिक न्याय को स्थापित करते हैं। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान रूप से राजनीतिक अधिकार देते हैं, यानी कि वो चुनाव लड़ सकता है या राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश कर सकता है, अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे वो कांटेक्ट कर सकता है। इस तरीके से सभी लोगों के बीच में न्याय प्रदान किया जाता है। ये जो इन तीन तत्व है यानी कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय है, इनको 1917 की जो क्रांति हुई थी, आपको पता है कि रशिया में 1917 क्रांति से पहले जो जार का शासक था यानी कि बहुत तानाशाही शासक था, उस तानाशाही शासक के ड्यूरिंग क्या था कि जनता की जो अधिकार थे उनका हनन होना था। फिर लोगों ने जब क्रांति की, उस क्रांति के तहत सबसे पहले रशियन क्रांति के अंदर कि सामाजिक न्याय क्या होता है, बंधुत्व की भावना कैसी लाई जाती है, स्वतंत्रता क्या होता है, समानता क्या होता है, इन सब चीजों पे जोर दिया गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जब भारतीय संविधान वेताओं ने ये बोला था, हालांकि भारतीय संविधान की जब आलोचना होती है तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये उधार का थैला है, यानी कि भारतीय संविधान सभा के लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि दुनिया में जितनी भी राजनीतिक प्रणाली है, जितनी भी शासन प्रणाली है, उनमें से जितनी भी अच्छी चीजें होती है उन अच्छी चीजों को वहां से उठा के भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो जब रशियन क्रांति हुई, उस रशियन क्रांति के दौरान समानता का जो उन लोगों की डिमांड थी, स्वतंत्रता की डिमांड थी, जस्टिस की डिमांड थी, तो भारतीय संविधान सभा के लोगों ने भी ये सोचा कि क्यों न ये प्रणाली अपने भारत देश में भी लागू की जाए।
इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जितने भी तत्व है इनको 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाली भारतीय राजव्यवस्था की क्लासेज में कि जितने भी महत्वपूर्ण आपके प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित हर एक मुद्दे पर हमारी ये कोशिश रहेगी आपको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करवाने की। आगे अगर हम अगला जो स्पेसिफिक वर्ड है उस पर अगर बात करें तो स्वतंत्रता, यानी कि ये एक ऐसा शब्द है जो हर कोई चाहता है। यानी कि भारतीय संविधान सभा के लोगों ने ये बात भी अपने जहन में रखी कि समानता भी दी जानी चाहिए, समाजवादी राज्य भी स्थापित करना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष भी करना चाहिए, न्याय भी प्रदान कीजिए और उसके साथ साथ लोगों को स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। यानी कि स्वतंत्रता जो एक शब्द है ये अपने आप में समझ के ज्यादातर लोगों के दिमाग में थीम क्लियर हो जाती है, यानी कि जो बाहरी रोक टोक है उन बाहरी रोक टोकों का अभाव। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो एक उच्च वर्ग है उसके अधिकारों को अगर हम नहीं रोकेंगे, उसकी स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो जो निचले तबके पर आदमी है उसके अधिकारों का बहुत ज्यादा हनन होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है उसकी कोशिश यह है कि लोगों की गतिविधियों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध यानी कि उचित प्रतिबंध, इस तरीके से स्वतंत्रता भी इतनी भी बेलगाम नहीं होनी चाहिए कि दूसरों की स्वतंत्रता हनन होने लग जाए। तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में जितने भी मुख्य शब्द थे कि संप्रभु राष्ट्र क्या होना चाहिए, समाजवादी कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष क्या होना चाहिए, न्याय किस प्रकार का होनी चाहिए, समानता कैसे स्थापित की जानी चाहिए, स्वतंत्रता किस तरीके की लानी चाहिए, तो ये जितने भी शब्द है हमारी संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इनको फ्रांस की क्रांति से भी यानी कि 1917 की जो रशियन क्रांति थी वहां से न्याय को उठाया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना थी उसको फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, साथियों 89 हालांकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को काफी कब समझ में आता है, तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहां से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है यानी कि जो भाईचारा या एकता के सूत्र में बंधुता है उसको शामिल किया गया। अब आगे हम देखते हैं समता या समानता। समता या समानता से मतलब है कि सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध करवाना, एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। मैं ये चीज पहले भी आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूं कि संविधान की प्रस्तावना में जितने भी शब्द शामिल किए गए हैं वो शब्द एक भारतीय संविधान की जितने भी जो बातें मोटे तौर पर शामिल की गई है उनका एक निचोड़ या सार है। यानी कि भारतीय संविधान वेताओं ने अगर संविधान को ब्रीफ तरीके से देखे तो अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में समानता की बात की गई है, यानी कि अवसर की समानता, धर्म, जाति, लिंग, उसके आधार पे असमानता ना हो लोगों के साथ, उपाधियों का अनटचेबिलिटी, या फिर उसके साथ साथ बात करें कि भारत के सभी मतदाता सूची में शामिल होने की, यानी कि एक उम्र 18 वर्ष के बाद जितने भी वयस्क मत होते हैं अनुच्छेद 325 के तहत सभी भारतीयों को मतदाता सूची में अपना नाम डालने का अधिकार होता है, वो भी एक तरीके की समानता है। नीति निर्देशक तत्व में समान काम यानी कि आर्टिकल 39 के तहत नीति निर्देशक तत्व है जिनका मूल जो लक्ष्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, यानी कि अगर पुरुष या महिला समान काम कर रहे हैं तो उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यह आर्टिकल 39 के तहत व्यवस्था की गई है। उसके आगे अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी होता है बंधुत्व, यानी कि हम भारत देश के बारे में जानते हैं कि विविधता में एकता, या भारत एक संगठित देश है। अगर हम सबसे पहले देखते हैं भारतीय राजव्यवस्था में कि भारत एक राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 के तहत, यानी कि भारत के जितने भी राज्य है वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब अपनी जो देश है वहां से अलग नहीं हो सकते। यानी कि बंधुत्व के तहत भारतीय संविधान वेताओं ने ये समझाने की कोशिश की, या उनका मेन ध्येय था कि भारत को एकता के सूत्र में बांध के रखना, भाईचारे की भावना का विकास करना, इकहरी नागरिकता, यानी कि भारत के किसी भी राज्य का नागरिक क्यों ना हो, किसी भी राज्य का नागरिक क्यों ना हो, पर जो उसकी नागरिकता है वो भारत देश यानी कि इकहरी नागरिकता है। मौलिक कर्तव्य के तहत भी हमारी ये ड्यूटी रहती है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, जितने भी नेशनल है स्मारक है उनका संरक्षण करने में अपनी भूमिका अदा करें। तो व्यक्ति व समान
देश की अखंडता। उनकी मुख्य टारगेट था कि हर एक भारतीय की जो डिग्निटी होती है, गरिमा का सम्मान करना, पर उससे सबसे जरूरी है कि भारत को एकता के सूत्र में बांध के रखना। तो बंधुत्व था, उसको शामिल करने की सबसे वजह यही थी कि भारत को संगठित या एकता के सूत्र में बांध के रखना। सबसे अंत में अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को अगर हम ना देखें या ना पढ़ें तो भी भारतीय संविधान तो ऑलरेडी अस्तित्व में है ही, पर प्रस्तावना का महत्व क्यों है, हम प्रस्तावना के बारे में क्यों जानते हैं? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में प्रस्तावना से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित कौन कौन से सवाल आ सकते हैं वो हम जब प्रश्नोत्तरी की क्लास लेके आएंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। पर प्रस्तावना से संबंधित जो जो मुख्य बातें हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए, उसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो सबसे जरूरी तो मैंने स्टार्टिंग में यह बात बोली थी कि संविधान के अंदर मोटे तौर से कौन सी बातें बताई गई है, उन बातों को शॉर्ट एंड स्वीट में जानना, उसी से रिलेटेड प्रस्तावना को लाया गया। और भारतीय संविधान सभा थी, उनके क्या उद्देश्य थे, जो संविधान बनाने वाले महान आदर्श व्यक्ति थे, उनके मन में कौन सी बातें थी, उन बातों से रूबरू करवाना ही प्रस्तावना लाने का मुख्य उद्देश्य था। अब सबसे जरूरी बात होती है कि भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, सबसे पहले तो ये जो मामला था, ये 1960 में जब बेरूबाड़ी संघ का मामला हुआ था, ये भी हम आगे विस्तार में जानेंगे। उसके तहत ये लाया गया था कि जो भारतीय संविधान है, वो जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के मूल पार्ट में है या नहीं। तो उस ड्यूरिंग ये माना गया था कि ये मूल पार्ट में नहीं है। बट जब केशवानंद भारती विवाद हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हाँ, ये भारतीय संविधान का मूल भाग है, और जो प्रस्तावना है उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की एक विधिक कार्यवाही होती है, उसके तहत हम संशोधन भी कर सकते हैं। प्रस्तावना से संबंधित अगर संविधान में देखा जाए तो एक बार संशोधन किया गया था, जिसके तहत हमने जाना कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था, उस ड्यूरिंग 3 वर्ड जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, जिनके बारे में हम जान चुके हैं ऑलरेडी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि राज्य की नजर में सारे धर्म सम्मान, और अखंडता, जो सबसे जरूरी है कि भारत अगर एक रहेगा तो हम सभी लोगों का अस्तित्व ही बना रहेगा। तो आज हम शॉर्ट एंड स्वीट में ये जानने की कोशिश की कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन सी बातें मुख्य है। आगे भारतीय राज्य व्यवस्था की विभिन्न कक्षाओं में हम ये जानेंगे कौन कौन से जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से सवाल किस तरीके से एलिमिनेट किए जा सकते हैं, ऑप्शन के आधार पर किस तरीके से हम चीजों को आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। इसीलिए जुड़े रहिए भावियम क्लासेस जीटीवी नगर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।